नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद सिंह राठौर। आज गांधी जयंती है, इसलिए हम आज गांधी जयंती की विशेष रूप से चर्चा कर रहे होंगे। तो अब गांधी जयंती के बारे में एवरीथिंग और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में भी थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो जो गांधी जी की अर्ली लाइफ है वो तो आपको पता ही है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था। 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गुजरात का पोरबंदर कहाँ है? बंदरगाह है। क्या है? बंदरगाह। इधर आपको ये पोरबंदर दिखेगा, यहाँ पर हुआ था महात्मा गांधी जी का जन्म। गुजरात का मैप ऐसा ही तो है ना, देखा? तो गुजरात के पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था गांधी जी का। और फिर उन्होंने क्या किया, उनके पिताजी कौन थे? दीवान थे, राजकोट के अंतर्गत दीवान हुआ करते थे। बाद में उन्हें लंदन पढ़ने भेज दिया गया। गांधी जी के साथ बचपन में घटना ये हुई थी, एक बार वो फेल हो गए, नकल नहीं की थी उन्होंने, लेकिन इससे उनके अंदर एक क्वालिटी डेवलप हुई। और वो क्वालिटी क्या थी? सत्य की क्वालिटी, कि बेशक हम फेल हो जाएंगे लेकिन नकल नहीं करेंगे। जब वो लंदन में गए तो उन्होंने पढ़ाई की, बैरिस्टर बन के आए, वकील बन के आए, लॉयर बन के आए। और फिर जब भारत आ गए तो उन्होंने उसी गुजरात के अंतर्गत एक कोर्ट में वकालत शुरू की, लेकिन उन्हें केस नहीं मिल रहे थे। तो उन्हें एक बिजनेसमैन का केस मिल गया, सेठ का केस मिल गया, जिसके लिए वो साउथ अफ्रीका जाना चाहते थे। तो साउथ अफ्रीका गए, लेकिन पीटर्सबर्ग स्टेशन पर उनके साथ क्या होगा, उन्हें निकाल के बाहर फेंक दिया गया। इसलिए फेंक दिया गया क्योंकि उनके पास फर्स्ट कैटेगरी का टिकट था और फर्स्ट कैटेगरी में ही यात्रा कर रहे थे, जबकि इंडियन को उस कैटेगरी में ट्रेवल करना अलाउ नहीं था। जबकि उस समय के स्तर पर मुख्य रूप से 3 श्रेणियाँ पाई जाती थी, आज भी है। आज बोलते हैं एसी, उसे बोलते थे फर्स्ट कैटेगरी, आज बोलते हैं स्लीपर, सेकंड कैटेगरी, और ये जनरल है ना। तो गांधी जी फर्स्ट कैटेगरी में यात्रा कर रहे थे। और जहाँ अंग्रेज यात्रा करते थे, है ना, यहाँ पर इंग्लिश लोग यात्रा करते थे, तो इंग्लिश के आगे दा लगाने से हो जाता था, इंग्लिश यानी अंग्रेज, काट दो, है ना। तो बात समझ में आया कि नहीं? तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे अंग्रेज़ों को फ़ायदा ये था कि अंग्रेज़ों को भारतीयों से ऊपर माना जाता था, क्योंकि अंग्रेज़ अच्छी कैटेगरी में यात्रा कर रहा है, भारतीय 2वीं दर्जे की कैटेगरी में यात्रा कर रहे हैं। लेकिन गांधी जी ने समझ लिया ये क्या है? भेदभाव है। क्योंकि जहाँ सरकारी ऑफिस होते थे, अंग्रेज़ों के ऑफिस होते थे, वहाँ लिख दिया जाता था इंडियंस एंड ब्लैक डॉग्स आर नॉट अलाउड, यानी भारत और कुत्ते का आना मना है। यानी भारत में लोग काले और कुत्ते भी काले, तो लोगों को कुत्तों की समानी समझा जाता था। अंग्रेज़ों की एक अच्छी बात जरूर थी, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, शूद्र हो, सभी एक समान थे। बात समझ में? यानी काले कुत्ते और सारे इंडियन बराबर हैं, उनमें भेदभाव नहीं कि पंडित जी आए तो बैठा रहेंगे। उनके लिए पंडित जी भी बराबर हैं और ठाकुर जी भी बराबर है ना। इंग्लिश की खास बात यही थी, उनके लिए सभी इंडियन कैसे थे? एक। इंडिया क्यों गुलाम हो गया? क्योंकि इंडिया के स्तर पर क्या थी? वर्ण व्यवस्था थी। क्या थी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसीलिए पंडित वर्ग जो चाहता था, वो चाहता था कि हम हमेशा उच्च वर्ग बना रहें, और क्षत्रिय चाहता था कि हम हमेशा शासन करते रहें। बेचारा काम करता था कौन सा? वैश्य यानी बनिया, पूरा कमा के लाता था। क्षत्रिय कुछ रक्षा करने के लिए ले लेता, पंडित को समाचने के लिए ले लेता, और जो शूद्र था उससे पैर दबवाए जाती कि भाई आप पानी आनी पिलाओ, खाना आना बनाओ, और जो टाइम बचता है उसमें आप रथ चलाओ। जो योद्धा वर्ग हैं उनका आप रथ चलाइए। इसीलिए ये जो नीचे दबा है, जैसे आप दिन भर किसी को काम कराओ और कमरे में बंद कर दो, तो मौका तलाशेगा कि एक दिन अगर गलती से भी गेट खुला मिल गया ना, भाग जाएंगे, जीवन में कभी वापस नहीं आएंगे। इसलिए जो नीचे की श्रेणी का है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चाहता है यहाँ बैठे हैं, ये चाहता है यहाँ बैठे हैं। ये कहता भाई जब हम युद्ध लड़ते हैं भुजाओं में हमारे में बल है, तो ब्राह्मण देवता पहले नंबर पे क्यों? बात समझ में आई कि नहीं? और ब्राह्मण देवता क्या चाहते हैं कि भाई ये अगर पहले नंबर पे आ गए तो हमारी सत्ता को अभी नहीं बोलना है इससे क्या ब्राह्मण की सत्ता को चुनौती मिलेगी। और साथ में इतना ही नहीं, ये तो छोटी सी बात है, इसका सामाजिक प्रभाव है, लेकिन राजनीतिक प्रभाव नहीं है। राजनीतिक प्रभाव ये आप इंडिया के मैप से समझें इसे। ये रहा आपका जम्मू कश्मीर, ये राजस्थान है, तो ये इंडिया का मैप है लमसम। आपको इंडिया ऐसे ही दिखेगा लगभग, है ना। तो ये राजपूताना है, राजस्थान है, राजाओं का स्थान है ना। ये दिल्ली सल्तनत है, यहाँ पर दिल्ली भारत, अखंड भारत का सम्राट बैठा है ना। ये सबसे समृद्ध प्रांत है, वेस्ट बंगाल प्रांत है, सबसे अमीर है। इधर टीपू सुल्तान बैठा है मैसूर में, इधर हैदराबाद में निजाम साहब बैठे हैं। बात समझ में आया? इधर बैठी वीर शिवाजी मराठा साम्राज्य। बात समझ में आया कि नहीं? इधर चोल, चेर और पांड्या बैठे हैं, और कृष्णा नदी पर यहाँ पर बना है विजयनगर साम्राज्य। बात समझ में आया? तो 1300 कब स्थापना हुई थी विजयनगर साम्राज्य की? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरि और बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में की थी। तो बात समझ में आई? तो यहाँ पर अलग अलग साम्राज्य बैठे थे। अब ये चाहते थे कि सबका उद्देश्य क्या था? दिल्ली। ये भी दिल्ली की गद्दी पे कब्जा करना चाहता, ये भी दिल्ली। बात समझ में आया? क्योंकि दिल्ली का सम्राट का मतलब पूरे हिंदुस्तान का सम्राट।
सारों पर नियंत्रण किसका रहता था? दिल्ली के सम्राट। इसीलिए दिक्कत क्या पैदा हुई कि जब जो दिल्ली जाने लगे तो आपस में तो दोस्ती करके गए थे सब कि लड़ेंगे और इसे हराएंगे और हम कब्जा कर लेंगे। लेकिन इसने ये सोचा कि अगर ये हार गया तो अगर ये गद्दी पे बैठेगा तो हम क्या करेंगे फिर, इसलिए पहले इसे निपटा दो। वहाँ तक पहुँच नहीं पाया, आपस में लड़के मर गए, 2 लोग ख़त्म हो गए। इसने बोला भाई मैसूर ये निज़ाम है भाई, अगर मैसूर वहाँ पहुँच गया तो निज़ाम का क्या होगा। इस वजह से आपस में लड़के मर गए। और अंग्रेज़ों का फ़ायदा ये होगा कि अगर 2 भाइयों में युद्ध लड़ रहा है तो अंग्रेज़ एक भाई के साथ हो जाएंगे और युद्ध जीत करके बड़े भाई को हरा देंगे। जिस छोटे भाई के साथ अंग्रेज थे उसे खुद मार देंगे, कब्जा किसका बचेगा। इस नीति को कहा जाता है फूट डालो और राज करो की नीति। इसे कहा जाता है फूट डालो और राज करो की नीति। ये नीति दरअसल चाणक्य ने बनाई थी, लेकिन इसका भारतीयों ने अध्ययन नहीं किया। चाणक्य ने ग्रंथ लिखा था अर्थशास्त्र। क्या नाम था? अर्थशास्त्र। नाम जरूर अर्थशास्त्र है, लेकिन ये पॉलिटिक्स के बारे में, राजनीति का ग्रंथ है, कूटनीति का ग्रंथ है, समाज शास्त्र का ग्रंथ है, अर्थशास्त्र का ग्रंथ है, यानी सारे सब्जेक्ट तो हैं, लेकिन केंद्र में क्या है? राजनीति। राजनीति का ग्रंथ है। लेकिन अंग्रेज़ों ने इसका अच्छे से अध्ययन नहीं किया और भारतीयों ने समझा क्या वही बकवास लगा और भारतीयों को भारतीयों की नीति से क्या कर दिया? हरा दिया, गुलाम बना दिया। लेकिन इस नीति को एक व्यक्ति ने पहचाना, उसका नाम है गांधी बाबा। तो गांधी कहाँ पहुँचे थे? अफ्रीका। अफ्रीका में उन्हें स्टेशन पर फेंक दिया गया था। वहीं से उन्होंने शपथ ले ली कि अंग्रेज़ों ने हमें फेंका है, हम अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकाल के फेंक देंगे। इसीलिए गांधी को कहा जाता है कि मेरे सत्य के प्रयोग, एक्सपेरिमेंट विथ माय ट्रुथ, सत्य के साथ प्रयोग किया। जो अंदर एक बार डिटरमाइन कर लिया ऐसा करके रहेंगे तो फिर करके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। शाहरुख खान की मूवी देखी? इस चीज़ को शिद्दत से चाहो पूरी कायनात उससे आपको मिलाने की शिद्दत रचने लगती। ऐसे ही गांधी ने चाहा। नहीं, मूवी देखा करो भाई। तो बात समझ में आई? तो यहाँ गांधी ने क्या किया? अंग्रेज़ों के जो भेदभाव था, अंग्रेज़ क्योंकि वहाँ पर अफ्रीका के लोग काले होते, बिल्कुल काले, और अंग्रेज होते हैं बिल्कुल गोरे, इसलिए उन्हें बराबरी का दर्जा प्राप्त नहीं था। गांधी जी ने आंदोलन किया और यहाँ पर उन्हें बराबरी का दर्जा दिलवाया और यहीं पे एक आश्रम की स्थापना की। इसका नाम है फिनिक्स फार्म। ये भारतीयों के लिए बनाया गया एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिस पर भारतीय लोग रह करके बराबरी से रह सकते हैं। उसमें ये व्यवस्था चलती थी, स्वच्छ भारत मिशन चलता था, सबको टॉयलेट पाखाना साफ करना है, सबको एक साथ खाना बनाना है, एक साथ खाना, यानी जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं। इसे गांधी की प्रयोगशाला कहा जा रहा है। बात समझ में आ रही? एक्सपेरिमेंट विद माय ट्रुथ, सत्य के साथ प्रयोग, तो यही है वो प्रयोग। यहाँ पर गांधी सबके अंदर मानवता की भावना पैदा करा कि मनुष्य हैं इसलिए सब बराबर हैं, सब साथ में मिलकर बनाइए खाना, सब साथ में खाइए और देश के लिए सब काम कीजिए। अब आप समझिए कि गांधी ने आकर भारत में बहुत सारे नेता थे, वो सफल क्यों नहीं हुए और गांधी सफल क्यों हो गए। आप इस चीज़ को समझिए। ये क्या है? इंडिया है। ऐसे बताते नहीं थे, आपको कोशिश करना कि समझ में आ जाए इतनी ज़्यादा डिटेल में, है ना। ये क्या है? अफ्रीका। अफ्रीका में क्या था? अफ्रीका में भी ब्रिटिश शासन था, है ना। यूके यानी कि जो अफ्रीका वहाँ पर भी यूके के लोग मौजूद है ना। वहाँ पर भी कैसा है? भेदभाव है। वहाँ पर भी कैसा है? भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है। संविधान है वहाँ पे? नहीं है। संविधान का शासन नहीं, अंग्रेज़ों का शासन। यह देश भी गुलाम है, यह देश भी गुलाम है, उपनिवेश है, ठीक है। और यही कंडीशन कहाँ है? सेम भारत में। इसलिए कहा जाता है कि अफ्रीका गांधी की क्या थी? प्रयोगशाला थी। बात समझ में आई? गांधी जी ने जो अफ्रीका में प्रयोग किए उन्हें केवल यहाँ लागू करने की ज़रूरत थी। यहाँ पर संवैधानिक व्यवस्था नहीं थी, लोकतंत्र नहीं था, अंग्रेज़ों का शासन था, तानाशाहीपूर्ण शासन था, भेदभाव मौजूद था, जातिगत भेदभाव था, सामाजिक स्तर पर भेदभाव था, वो सारी कंडीशन भारत में मौजूद थी। इसलिए फिट टू इन इंडिया, भारत में सबसे फिट नेता कौन बैठा? गांधी। क्योंकि यहाँ जो एक्सपेरिमेंट किए थे वहाँ कर सीधे लागू कर दिए। और गांधी जी कब भारत आए थे? अभी बोला 9 जनवरी 1915। इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता। और पहले प्रवासी कौन थे? गांधी बाबा। हम वैसे ही बोलते थे गांधी बाबा, नाम है महात्मा गांधी जी। तो गांधी जी आए थे। अब गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले जी को अपना राजनीतिक गुरु माना। किसे? गोपाल कृष्ण गोखले जी को। तो क्वेश्चन यही आता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? कौन थे राजनीतिक गुरु? आप थोड़ा जीएस तैयार भी करते जाइए और लिखते जाइए। राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने कहा कि भाई आपने अफ्रीका को देखा है, समझा है, भेदभाव दूर किया, अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीज़ ऐसे होती हैं जो देश एक देश से दूसरे देश में जाने पर बदल जाती हैं। जैसे भारत कहाँ बसता है? गाँव में। भारत की आत्मा कहाँ बसती है? गाँव में। शहर में नहीं, गाँव में। आज भी भारत कहाँ बसता है? शहर में क्या है? इंडिया। शहर में क्या है? इंडिया। भारत कहाँ बसता है? गाँव में। यानी ओरिजिनल जो देश है वो गाँव में है। तो उन्होंने कहा कि पूरे देश की यात्रा को, उनके कहने पर उन्होंने पूरे देश की यात्रा की, तो 15 से 16 तक उसमें टाइम निकल गया। फिर समय आया 1917 को। डेट इंपॉर्टेंट नहीं, केवल आपको सन याद रखना। तो एक आचार्य थे रामचंद्र शुक्ल,
रामचंद्र शुक्ल जी के आमंत्रण पर इन्होंने आमंत्रित किया गांधी को। देखो, निमंत्रण में आपको खाने की भी व्यवस्था होती है, आमंत्रण में खाने की व्यवस्था नहीं होती, ये अंतर पता है आपको? तो उन्होंने आमंत्रित किया, इनवाइट किया रामचंद्र शुक्ल को और बोला कि यहाँ पर 3 कठिया पद्धति लागू है। कौन सी पद्धति? 3 कठिया, यानी 3/20 भाग, यानी 20 कट्टे में अगर भूमि हो रही है तो 3 कट्टे किसे मिलेगी? अंग्रेजों को मिलेगी। या फिर इससे ऐसे समझ लीजिए कि अगर ये आपका खेत है, इस पूरे खेत को 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाएगा। इस पूरे खेत के अंतर्गत यदि इसे 20 हिस्से मान लिया जाए तो उसके 3 हिस्से पर, यानी इस हिस्से पर आपको नील की खेती करना अनिवार्य है। किसकी खेती? नील की खेती, क्योंकि उस समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो रही थी। कौन सी क्रांति? औद्योगिक क्रांति। उससे बंद कर, औद्योगिक क्रांति हो रही थी और इसलिए नीली जीन्स सबसे ज़्यादा फेमस थी, है ना? काट दो। इसलिए नीली जीन्स, उनसे बोलो तो सर बिजिए कल में लेना, जाओ फाटक, बाहर खड़े होंगे स्टूडेंट। नील की खेती क्यों हो रही थी उस समय? क्योंकि नीली जीन्स उस समय पूरी दुनिया में फेमस थी, है ना? 3 कठिया पद्धति लागू थी, ज़बरदस्ती नील की खेती करवाया जाता था। इस आंदोलन का ओरिजिनल नाम है चंपारण सत्याग्रह। क्या नाम है? चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी धरने पे बैठ गए मजिस्ट्रेट के सामने। गांधी ने कहा मर जाएंगे लेकिन उठेंगे नहीं, सबसे पहले इसे वापस करो, समाप्त करो, ये किसानों का शोषण कर रहा है। और गांधी का मतलब जो कह दिया फिर हटेंगे नहीं, और मजबूरी में अंग्रेज़ों को इस पद्धति को समाप्त करना पड़ा। और भारत में गांधी की ये पहली जीत थी। अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए भारत में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह, और गांधी की पहली जीत थी। यहाँ से गांधी पूरे बिहार के नेता बन गए। कहाँ के नेता बन गए? बिहार के नेता। अभी गांधी क्षेत्रीय स्तर पर फेमस है, ऑल इंडिया में नहीं हुए। अब आया 1918 का वक्त। 1918 में हुआ था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, मिल मजदूर आंदोलन। और दूसरा हुआ था खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह आपको ये समझना है। अहमदाबाद में क्या हुआ था? जो मिल के मजदूर थे, उस समय अहमदाबाद में प्लेग की बीमारी फैली थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने बोनस दिया था। उन्होंने बोला था कि 10 से 20% आपको बोनस मिलेगा। बोनस का मतलब यही होता है कि मान लीजिए कि आपकी सैलरी 10,000 रुपये है ना, तो अगर आप कंपनी के लिए अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो वो कहेंगे भाई 10% आपको ज़्यादा मिलेगा सैलरी पर, है ना, तो कहेंगे 1,000 रुपये आपको ज़्यादा मिल जाएंगे, तो आप कितनी हो गई? 11,000 रुपये सैलरी हो गई। बोनस का मतलब होता है आपको एक तरीके से अवार्ड दिया है अगर आप अच्छे से काम करते हैं। या फिर बोनस तब दिया जाता है जब आप कोई विपत्ति में होते हैं। मान लो आपके घर में कोई बीमार हो गया तो कंपनी क्या कहेगी, भाई हम आपको सैलरी कम देते हैं लेकिन आपके घर में कोई बीमार हो गया तो हम आपको मदद कर देते हैं। बोनस का मतलब होता है आर्थिक मदद, हिंदी में अच्छे बोलते हैं आर्थिक मदद। लेकिन अहमदाबाद में मिल रही थी, पहले तो मिल रही थी, लेकिन जैसे ही बीमारी आई, प्लेग फैला, इसको क्या कर दिया अंग्रेजों ने? वापस ले लिया, यानी अब मदद नहीं मिलेगी, ये तो बेचारे बर्बाद हो जाएंगे। जब ज़रूरत नहीं थी तब तो मिल रहा था, अब ज़रूरत है तो मिल नहीं रहा। तो गांधी जी यहाँ पर बैठे भूख हड़ताल के लिए और कहा कि मर जाएंगे लेकिन उठेंगे नहीं। ये गांधी जी के वर्ड थे। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल कहाँ की थी? अहमदाबाद में की थी। भूख हड़ताल का मतलब ना तो कुछ खाएंगे ना पिएंगे, मर जाएंगे। अंग्रेज बहुत डरते थे अगर गांधी मर गया तो पूरे देश में दंगे फैल जाएंगे, क्योंकि गांधी इतने फेमस हो चुके थे, है ना। इसलिए अब गांधी गुजरात में फेमस हो गए। अब खेड़ा सत्याग्रह में क्या हुआ था? खेड़ा में किसानों की फसल नष्ट हो गई थी, इसलिए उन्हें मुआवजा दिए जाने की ज़रूरत थी, लेकिन अंग्रेज मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। या फिर इसे इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि अंग्रेज लोग लगान वसूलते थे। लगान का मतलब होता है टैक्स, यानी आपका मान लीजिए उत्पादन हो गया 10 क्विंटल, जैसे 1 बीघा में अगर औसतन देखा जाए तो आप कह लीजिए कि 8 से 10 क्विंटल या फिर 40 तो नहीं हो सकता, 15 से 20 मन के करीब हो जाता है ना। मान लेते हैं कि 7-8 क्विंटल उत्पादन हो जाता है ना। 5 क्विंटल हम एवरेज मान लेते हैं, है ना। भूमि मान लेते हैं कि नॉर्मल है तो 5 क्विंटल हो गया। हाँ, 1 क्विंटल होता है 100 kg का, ठीक है, 100 किलो का। इसमें से मान लीजिए अंग्रेजों ने कहा कि 3 रखेगा किसान और 2 रखेंगे हम। बताओ, खेती उसकी, ज़मीन उसकी, मेहनत वो कर रहा है, फसल वो उगा रहा है, दिन भर उसको रक्षा कौन कर रहा है? किसान। और ये तो फ्री में ले रहे हैं। अगर भारत के होते तो बात अलग थी, ये तो अंग्रेज है। तो किसानों ने कहा भाई ऐसा नहीं हो सकता, हमारी फसल नष्ट हो गई, हम आपको पैसा कहाँ से दें? तो इसलिए क्या होगा, किसानों ने आंदोलन कर दिया। गांधी जी वहाँ पहुँच गए और ये आंदोलन भी सफल हो गया। उन्होंने कहा कि जो स्वेच्छा से, जो अपनी इच्छा से देना चाहे वो लगान दे सकता है, जो नहीं दे सकता है सरकार उसके घर पे मांगने नहीं है। यहाँ से गांधी फेमस हो गए। फिर क्या होगा, 1928 में होगा बारदोली सत्याग्रह। कौन सा? बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह एक ऐसी चीज़ थी जहाँ की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि थी।
यहीं पर गांधी जी को नहीं, सरदार जी को किसकी उपाधि मिली थी? सरकार नहीं, सरदार जी को। किसकी? बारदोली, गुजरात, सब गुजरात। तो यहाँ पर गांधी जी के 2 मंदिर माने जाते हैं। गांधी जी के 2 परम भक्त थे, एक तो जवाहरलाल नेहरू, दूसरे सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। तो या कह लीजिए कि सत्य और दूसरी अहिंसा, है ना। तो इसमें इसका नेतृत्व गांधी जी के आग्रह करने पर किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और महिलाएं इतनी प्रभावित हुई थी उनके नेतृत्व को देख करके, क्योंकि एक वकील थे, क्रिमिनल लॉयर थे। लॉ 2 प्रकार का होता है, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। जो शादी, विवाह, तलाक, प्रॉपर्टी के मामले होते हैं वो आते सिविल कोर्ट में, यानी कि दीवानी न्यायालय में। दूसरा होता है फौजदारी न्यायालय, क्रिमिनल कोर्ट, जिसमें मर्डर, हत्या, ऐसे मामले जाते। तो इसमें ये भी आंदोलन सफल रहा। लेकिन गांधी जी ने इसके पहले यहाँ पर बीच में एक काम और किया था, जिसे हम बता देते। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? बारदोली सत्याग्रह के दौरान महिलाओं ने दी थी। ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, इतनी बार पूछा गया है कि एग्जाम में बता नहीं सकते। तो गांधी जी के बारे में यहाँ से फिर बताते हैं, वहाँ जो इंपॉर्टेंट लगे आप उसे वहीं पर नोट कर लेना है कि। अब आप समझो इस बीच में क्या होगा, ये डेट आपको याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हम कभी भी फैक्ट रटवाने में और फैक्ट का अध्ययन करने में कभी भी रुचि नहीं लेते, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसने इतिहास को बदला, उसे आपको याद रखना चाहिए। अगर आपको डेट मंथ याद नहीं होता तो आग लगने दो, केवल सन याद कर लो, क्योंकि आपको ये देखना है कि ये टाइम पीरियड क्या है। अगर घटना 1-2 साल पहले या बाद में घट जाती तो कोई तूफान नहीं आता, कुछ नहीं आता। 1947 में आ जाती, 48 में हो जाती तो कोई गरीब हो जाती, या 46 में हो जाती तो अमेरिका बन जाती, कुछ नहीं होता। बात समझ में आई? तो आपको क्या याद रखना है? टाइम की, ये घटना किस समय पर हुई, इससे तुलना करने में अच्छा रहता है। बाकी डेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और इसका कोई यूज नहीं। इस समय क्या होगा, एक अधिकारी था जनरल डायर, है ना। तो जनरल डायर क्या हुआ था, उस समय आंदोलन चल रहा था जिसका नाम था रोलेक्ट सत्याग्रह। रोलेक्ट सत्याग्रह ये क्यों आया था? सरकारी कानून लेकर आई थी जिसका नाम था रोलेक्ट एक्ट, जिसमें व्यवस्था थी नो अपील, नो वकील, नो दलील। बिना अपील के, बिना वकील के, बिना दलील के। दलील का मतलब होता सुनवाई करना, और अपील का मतलब होता प्रार्थना पर ध्यान देना, दूसरा विनती कर रहा है, आपसे मदद मांग रहा है। वकील का मतलब अगर वो कानूनी तरीके से आपको धमकी दे रहा है कि कानूनी तरीके से हम आपको करेंगे, तो वो चीज़। तो रोलेक्ट सत्याग्रह में व्यवस्था थी कि किसी भी व्यक्ति को केवल शंका के आधार पर ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, है ना। तो इसमें क्या व्यवस्था थी? तो 2 लोकप्रिय नेताओं को, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, सत्यपाल मलिक को, जो पंजाब के सबसे फेमस नेता थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो इन्होंने अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा रखी, उसमें कुछ लोग आए, उद्देश्य यही था इन 2 महान नेताओं को छुड़ा लिया जाए। लेकिन जनरल डायर ने अपनी क्रूर हरकतों का परिचय देते हुए इस निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का, शूट आउट करने का आदेश दे दिया। तो कुछ लोग इसमें मारे गए, और जो कुछ लोग ऐसे थे जो जान बचाने के लिए उसके अंदर जो कुआं बना है उसमें कूद गए, बेचारे वो लोग भी मारे गए। इस घटना के साक्षी थे भगत सिंह। यही वो इतिहास की घटना जिसने भगत सिंह को भगत सिंह बनाया है। जब ये गोली चल रही थी तो भगत सिंह आकर देख रहे थे कि कैसे अंग्रेज भारतीयों को किसके चने की तरह भूंज रहे हैं। बात समझ में आई? क्योंकि उन्होंने इतनी निरसंशय रूप से भारतीयों की हत्या की, जिससे अच्छे मतलब जिससे कहते हैं कि हार्ट का, जो कठोर दिल का, उसका भी दिल पसीज जाए। तो भगत सिंह ने उसी मिट्टी को नमन किया, अपने दिल से लगाया, और उन्होंने बोला कि हम इनका बदला लेके रहेंगे। तो यहीं से भगत सिंह में क्रांति के बीच पैदा हुई। तो रोलेक्ट सत्याग्रह ने क्या किया? जलियांवाला बाग हत्याकांड को पैदा किया। ये तो हो गया 1920। अब होगा 1920 और 21 का समय, और गांधी जी दूसरा आंदोलन लेके आए जिसका नाम है असहयोग आंदोलन। क्या नाम है? असहयोग आंदोलन, है ना। आपको सीखना है कि क्या है, नाम में छिपा है। असहयोग का मतलब मदद करना, असहयोग का मतलब मदद नहीं करना। गांधी जी ने ये सोचा कि बेफालतू का काम करने से अच्छा है कि यदि हम आपके साथ कॉपरेट नहीं करेंगे, मान लीजिए आप 3-4 लोगों कोई संस्था चलाना चाहते हो, कोई काम करना चाहते हो, उनमें से अगर ज़्यादातर लोग आप कॉपरेट नहीं करेंगे, आप चला लोगे? आप पढ़ना चाहते हो, 2 लोग आवाज़ कर रहे हैं कि आप पढ़ लोगे? आप मैथ पढ़ना चाहते हो, दूसरा बोले फिजिक्स पढ़ना चाहते हो, पढ़ लोगे? नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप इस चीज़ को समझो, गांधी की बुद्धि कैसे चल रही थी। क्योंकि हायर पद पर तो कौन बैठे थे? अंग्रेज। और लोअर पद कौन बैठे थे? भारतीय। भारतीय का मतलब होता है क्लर्क। उस ज़माने में दरोगा से ज़्यादा पद किसी भारतीय को अलॉट नहीं किया जाता था, दिया नहीं जाता। मैक्सिमम पद दरोगा से थी, इसलिए आज भी दरोगा का दबदबा कलेक्टर से ज़्यादा होता गाँव, और पटवारी का दबदबा समझ रहे तहसीलदार से ज़्यादा होता है। क्यों? कि ज़मीन से जुड़े अधिकारी थे, और उस समय ये सबसे सम्मानीय पद थी भारतीयों के लिए, क्योंकि इससे ज़्यादा डेजिग्नेट नहीं किया जाता था। तो बात समझ में आई कि नहीं? इसलिए उनसे कहा कि अंग्रेज़ों की मदद मत करो, जब ऑफिशियल काम ठप हो जाएगा अंग्रेज़ों को हमारी बात माननी पड़ेगी। ये था दिमाग,
इसे कहते हैं। तो गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया? असहयोग आंदोलन। लेकिन इसी बीच क्या होगा, 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर क्या गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, पेट्रोल डाल के, केरोसिन डाल के। तो उसमें 22 लोग 25 लोग ऐसे 22 लोग डेटा बताया जाता है कि लोग मारे गए। इससे क्या होगा, गांधी जी की आत्मा आहत हुई, क्योंकि गांधी जी सत्य और अहिंसा का पालन करते थे। गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। बात समझ में आई? सुभाष चंद्र बोस को बड़ा दुख होगा, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस IAS के पद से इस्तीफा देकर के, उस समय IAS का नाम था ICS, इंडियन सिविल सर्विस, इस्तीफा देकर के 4th रैंक आई थी उस समय इंग्लैंड में। और इंग्लैंड का मतलब पूरे वर्ल्ड का एग्जाम होता था वहाँ पे, क्योंकि ज़्यादातर देश उपनिवेश थे, अंग्रेजों के गुलाम थे। 4th रैंक उसकी इस्तीफा देकर आ गए। भगत सिंह ने गांधी को ज्वाइन किया, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी को ज्वाइन किया, यानी जो भी आ रहा गांधी को ज्वाइन कर रहा है, क्योंकि यही वो आंदोलन है जिसमें गांधी ने घोषणा की थी कि 1 वर्ष के अंदर स्वराज्य की प्राप्ति होगी, आज़ादी की प्राप्ति होगी। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि कश्मीर की सज़ा कन्याकुमारी को क्यों दी जा रही है?